हम लोग पॉलिटी देख रहे थे और पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1 हुआ था। चैप्टर नंबर 2 से देखेंगे आज, जो हमारे संविधान की क्या विशेषता है, इस पे फोकस रहेगा आज का। संविधान, भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 था, एक हम लोग कर लिए थे। संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये हमें आज देखना है। भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी विशेषताएं क्या है। अब कुछ हिस्ट्री है। संविधान सभा क्या है? संविधान बनाने वाली बॉडी। 1947 में, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत का प्रभार भारतीयों के भाग छोड़कर चले गए। अब भारत को संचालन करने का जिम्मेदारी हम भारतीयों पे आ गया। लेकिन भारत का संचालन या एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार करेंगे, इसके लिए एक नियम, नीति, कानून की आवश्यकता थी। तो उसको बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी। इस बॉडी ने लगभग 2 साल, कुछ महीने, कुछ दिन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अडॉप्ट होता है और उसे अप्लाई किया जाता है। तो संविधान कैसे बना, कौन अध्यक्ष था इस सभा का, वो सबको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और क्या इसकी विशेषताएं हैं। अब कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से आ सकता है, जैसे भारतीय संविधान सभा की गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम एन राय द्वारा रखा गया। 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए गठन करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए सबसे प्रथम जो विचार है वो 1934 में एम एन रॉय के मन में आया था। 1934 में ही स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक। फिर लिखा है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही गई थी। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब इंपॉर्टेंट है। किसके मन में पहली बार आया था? एम एन रॉय है। किस पार्टी ने इसका प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के गठन का? संविधान सभा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार, मत जो वोटिंग राइट है, जो वोटिंग राइट है वो वयस्क मताधिकार होना चाहिए। सभी के पास वोटिंग राइट होना चाहिए। जो सब वयस्क हैं उनको वोटिंग राइट होना चाहिए। एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात कही गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कैसे हुआ। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग पाकिस्तान था। अब होता है संविधान सभा का गठन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भेजा गया, जिसमें 3 मेंबर थे। पहला लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, दूसरा सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरा ए बी अलेक्जेंडर। 3 मेंबर थे
कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर, सर लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, और तीनों के तीनों कैबिनेट के मेंबर थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। ये कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। संविधान बनाने के लिए एक सभा को अंततः स्वीकार किया गया। एक सेकंड। संविधान सभा का गठन के लिए 3 मेंबर बॉडी आती है, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर आते हैं, और अंततः लास्ट में बहुत बहुत सारे इसमें बातें कही गई थी इस कैबिनेट मिशन में, वो सब अपने को याद नहीं रखना, बट अंततः भारत के संविधान निर्माण के लिए इस सभा को स्वीकार किया गया और इसे संविधान सभा का नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया गया। अब कैबिनेट मिशन के अनुसार बहुत कुछ बातें लिखी गई है, व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि व्यापम में 10वीं तक के स्तर का प्रश्न आता है। इस योजना के अनुसार क्या बातें हैं? प्रत्येक प्रांत, देसी रियासतें व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी जानी थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई है। सामान्यतः 10 सीट। सामान्यतः 10 सीट में देखो किस तरह से अनुपात दिए गए। पूरे भारत में बहुत सारे देसी रियासतें थे, बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारी जगह पे सीधा ब्रिटिश का कब्जा था। जैसे अपन मध्य प्रांत बोले, मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत, बरार, इसमें ब्रिटिशर्स का कब्जा था। संयुक्त प्रांत में ब्रिटिशर्स का कब्जा था। कुछ देसी रियासतें बची हुई थी, कहीं कहीं की देसी देसी रियासत त्रावणकर हो गया, इस तरह की देसी रियासतें थे। तो इस तरह से डिसाइड किया गया, संविधान जो बनाएगी बॉडी, संविधान सभा, संविधान सभा में हम नॉमिनेट करेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे, नामांकित करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन का प्रक्रिया क्या होगा? हर प्रांत, हर राज्य, हर जगह से एक, 10 लाख में एक मेंबर का नॉमिनेशन होगा। जैसे मान लो मध्य प्रांत में 20 लाख लोग रहते थे, एग्जाम्पल के तौर पे 20 लाख लोग रहते थे, तो मध्य प्रांत से दो व्यक्तियों का नाम नामांकित किया जाएगा संविधान सभा में। मान लो संयुक्त प्रांत में 40 लाख लोग रहते थे, 40 लाख की आबादी थी वहां पर, सपोज कर लो, मान लो। तो 40 लाख की आबादी से 4 व्यक्ति इस सभा में, 4 व्यक्ति इस संविधान सभा में नामांकित किए जाएंगे। 4 पर्सन आएंगे इस 40 लाख के संयुक्त प्रांत से, और ये से 4 व्यक्ति, यहाँ से 2 व्यक्ति, कहीं से 1 व्यक्ति, कहीं से 5 व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की संख्या से बनेगा एक सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये सभा बनाएगी हमारे भविष्य, हमारे देश के भविष्य की संविधान। ठीक, तो बस यही लाइन याद रखिए, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 296 सीट एवं देसी रियासतों को 93 सीट आवंटित किया गया। ये देखो, ये डेटा जो है ना, जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यापम वगैरह में नहीं पूछेगा, पर याद रखिए टोटल 398 सीट था संविधान सभा में। ठीक है। अब इस 389 सीट में से 296 किसकी, कहाँ से थे? ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांत से, मतलब प्रांतीय सरकार से। प्रांत से 296, ये ब्रिटिश प्रांत से थे। और जो बचे वो देसी जो रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां से आएंगे।
ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे टोटल 11 प्रांत में से चार, ये सब छोड़ देना, इतना काम नहीं, बस इतना याद रख लो ये वाला लाइन। प्रत्येक प्रांतों की सीटों को तीन प्रमुख समुदाय, मुस्लिम, सिख, सामान्य मुस्लिम और सिख के अलावा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासत के प्रमुख के द्वारा किया जाना था। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। सब याद मत रखना, याद की जरूरत नहीं है, जुलाई अगस्त। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। ये बस याद रख लेना। जो 296 है, 296 जो प्रांत है वहां चुनाव हुआ, इसमें 208 सीटें आईएनसी को मिला, 73 सीट जो है वो मुस्लिम लीग को मिला, और जो 15 है वो छोटे छोटे जो रीजनल पार्टीज रहे होंगे, तो छोटे मोटे जो रीजनल धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो पार्टी होंगे उनको मिले। ठीक है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये अगेन फिर इंपॉर्टेंट है, प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर इसमें एक और फैक्ट कहा था। कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनने के बाद कुछ संख्या कम हो जाता है, वो वाला। हाँ, सर मैं ये बोल रहा था सर कि वो महिलाएं भी चुनी गई थी ना, हाँ, महिलाएं भी मुस्लिम चुनी। महिलाएं शायद दो या वो नहीं, सिर्फ ऐसा दो, कुछ थी, दो दो महिलाएं थी। केवल मुस्लिम महिलाएं नहीं, बहुत सारी महिलाएं चुनी गई थी। उनकी भी संख्या इम्पोर्टेंट हाँ, रहता है उनकी शायद। भी बताता हूँ, एक मिनट, उनकी भी संख्या इंपॉर्टेंट है। इस किताब में तो नहीं दिया है, बताता हूँ उनकी भी संख्या, वो भी बता देता हूँ। वो भी फैक्ट एक है। 9 दिसंबर वाली पहली बैठक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर को पहली बैठक जो होती है, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। सर बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये तीनों का नाम याद रखना है आपको। फिर एक ये फैक्ट था, पहले जब संविधान सभा का गठन किया गया था उसमें मुस्लिम लीग, आईएनसी, ये सब थे। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए, देशी राज्यों या प्रिंसली स्टेट के लिए था। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब हमारे देश का विभाजन हुआ, उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइज किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कुछ मेंबर छोड़ के पाकिस्तान की संविधान सभा में चले जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। सो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को इसको रीऑर्गेनाइज या पुनर्गठन किया गया, और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या
299 थी, ये रीऑर्गेनाइज होने के बाद। ओके, इतना इतना नहीं पूछता व्यापम वगैरह में, बट याद रखिएगा इसको। जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी। प्रांतीय सदस्य मतलब जिसमें ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, वो प्रांत, ब्रिटिश प्रांत जिसको बोलते थे, ब्रिटिश प्रांत से 229 मेंबर्स, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे 70 मेंबर्स। ये बस एक नोट करके रखे रहो। विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। रीऑर्गेनाइज करने के बाद टोटल मेंबर थे 299। और वो 299 में 229 ब्रिटिश प्रांत या स्टेट से, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 70 प्रिंसली स्टेट से, की याद रखिए। ठीक है, लूसेंट में बहुत फैक्ट्स मिलेगा, इस किताब में उतने फैक्ट्स नहीं दिए होंगे, क्योंकि फैक्ट्स बस नहीं होता, कहानी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहानी भी मिलेगा। तो क्या कहा गया, डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया फर्स्ट डे ही, 9 तारीख को, 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारे परमानेंट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिल गए, और उन्हें परमानेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर का दर्जा दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया। सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी के लिए बी एन राव को नियुक्त किया गया। ये तीनों मेंबर का नाम याद रखिए। फिर ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। 13 दिसंबर, 2 दिन बाद, है ना, 9 के बाद 2 दिन 11, फिर 11 के बाद 2 दिन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बॉडी क्या होगा, एक एक लाइन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सारांश क्या है, या समरी क्या है, वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है और क्या एंड हो रहा है, और उसमें हम किन किन भावनाओं के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, तो उसको बोला जाता है उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यही जाके आगे प्रस्तावना में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रस्तुत किया गया। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान सभा में प्रस्तुत किया, तो जवाहरलाल नेहरू। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं संविधान का मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित है, वो काम का नहीं है, बट आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो सर इसका डेट अपने को याद रखना इम्पोर्टेंट, 13 दिसंबर। हाँ याद रखिए, दो तीन ही डेट है, 9 के बाद 11, फिर 11 के बाद 13, दो दो का डिफरेंस है। ओके सर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव। ये आपको याद रखना है अच्छे से। अब जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। भारत एक संपूर्ण भारत एक पूर्ण संपूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपने संविधान स्वयं घोषित करेगा। एक शब्द आता है संप्रभु, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हमारी प्रस्तावना में भी दिखाई देगा। संप्रभु मतलब हमारे ऊपर कोई बाहरी कंट्रोल नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट, हम अपना डिसीजन खुद से लेंगे। हम हमको किसी डिसीजन के लिए कोई बाधित नहीं करेगा कि आप ये काम करिए, उसको बोलेंगे संप्रभु। संपन्न गणराज्य होगा और अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा भारत। दूसरा पॉइंट कहा गया था, नहीं बनेगा ना प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं बनने वाला, यहाँ से सीधे सीधे बोल रहा हूँ, लग अच्छा रहा होगा, इंपॉर्टेंट है लग रहा होगा, बट कोई प्रश्न नहीं बनने वाला। ये प्रश्न ऊपर के 3 है, ये बन सकता है प्रश्न, वो डेट्स कुछ है वो बन सकता है, बाकी इधर से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। भारतीय भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है या देसी रियासतों में है, या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। ये प्रीलिम्स में घुमाने के लिए बन सकता है,
कि इस जब प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो उसमें क्या बातें कही गई थी। ऑप्शन ए होगा कि भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश प्रांत में थे। दूसरा, देसी रियासत में थे। सी हो सकता है दोनों से बाहर वाले क्षेत्र थे। ऑप्शन डी सभी होगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। ऐसे प्रश्न पीएससी प्रीलिम्स में बनेंगे। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये सब आप लोग उसमें देखेंगे हम लोग प्रस्तावना में। हालांकि अल्पसंख्यकों, पिछड़े जातियों, जनजाति क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ठीक। अवशेष शक्तियां इकाइयों के पास रहेगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। अगेन दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। कब? ये प्रस्ताव तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इसे एक्सेप्ट या अडॉप्ट कब किया गया, कब इसे स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। कई बार एग्जाम में बनता है कि संविधान का दर्शन कहाँ पर दिखाई देता है, तो प्रस्तावना में दिखाई देता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। सर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ भी बोल सकते हैं ना सर, एक्सेप्ट? हाँ, पास हुआ बोल सकते हैं। पास हुआ बोल सकते हैं। संविधान का दर्शन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी कहाँ दिखाई देता है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में, प्रस्तावना में। ये कई बार बना है प्रश्न, थोड़ा नोट करके रखिएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी कहाँ दिखाई देती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा तीन परिवर्तन। प्रथम, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक। दूसरा, संविधान सभा में संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जिसके दो कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण। तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। तीन परिवर्तन हुए ना जब इंडिया आजाद हुआ, तो उसके लिए एक्ट पारित हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पारित हुआ, तो पहला क्या परिवर्तन किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम किसी के दबाव में नहीं बनाएंगे, पूर्णतः स्वतंत्र निकाय के रूप में बनाएंगे। कोई बाहरी शक्ति, भारतीय की बात नहीं चल रही, कोई बाहरी शक्ति लाइक ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इस तरह की कोई बाहरी शक्ति का दबाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं होगा। दूसरा इसमें परिवर्तन क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी, संविधान सभा है, वही बॉडी अब लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई, विधायिका भी बन गई, लॉ मेकिंग बॉडी भी बन गई। तीसरा, मुस्लिम लीग चले जाता है अलग पाकिस्तान की तरफ, तब सदस्य संख्या कितनी हो जाती है, 299 हो जाती है। ये तीनों याद रख लेना। अब जितने आपको दिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से, तो कि कब क्या अपनाया या सत्यापित किया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित ग्रहण की गई। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान है, उसी दिन राष्ट्रीय गीत है, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। अंततः वो संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, ये डेट, ये ईयर याद रखे ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया। इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से
1951-1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब जो अंतरिम संसद चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और नए संसद पे नए इलेक्शन होंगे, नए मेंबर्स आएंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक लागू नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन उसको लागू करना था, इवन नवंबर में बन गया था। लेकिन लागू करने के पीछे एक कहानी है 26 जनवरी 1950। क्या कहानी, किसी को पता है क्या? बताइए तो, 26 जनवरी 1950 को क्या कहानी है, क्यों उस दिन का हम इंतजार किए? आई थिंक सर जवाहरलाल जी जो है ना, हम्म। अ, वो स्टार्टिंग से ही पहले ही वो घोषणा कर चुके थे ना कि हम 26 जनवरी को आज़ादी ले लेंगे, बट उस टाइम जो हुआ था आज़ादी नहीं ले पाए थे। हाँ तो उसके बाद वो डिसाइड किए कि इन फ्यूचर भी 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी वो पर्टिकुलर डेट में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रिपब्लिक डे के रूप में मनाएंगे इसको। हुआ क्या, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 49 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था और कुछ प्रोविजंस को अडॉप्ट भी कर लिया गया। लेकिन हम लोग 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के पीछे कहानी क्या थी? जवाहरलाल जो नेहरू है वो अध्यक्ष बने थे लाहौर सेशन के, याद आ रहा है क्या किसी को? जी सर। यस सर। लाहौर सेशन में वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग आगामी 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन उसी के याद में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन लोग बोलते हैं ये डे को याद रखने के लिए हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्णतः लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। ये पढ़ोगे हिस्ट्री में आप लोग, क्या इसकी कहानी थी। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट कंप्लीटली नहीं किया गया, 26 जनवरी 1950 तक के रोक के रखा गया और इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्णतः अडॉप्ट किया गया। और इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में याद रखते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के रूप में तो याद नहीं रख सकते ना। इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त 1947 15 अगस्त है। तो रिपब्लिक के रूप में 26 जनवरी को याद रखते हैं। तो 26 नवंबर को क्या है? क्या है 26 नवंबर? कुछ तो है 26 नवंबर भी। कॉन्स्टिट्यूशनल डे होता है 26 नवंबर, ये नोट कर लेना। संविधान दिवस, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हुआ था, कुछ प्रोविजन अडॉप्ट भी हम लोग कर लिए थे 26 नवंबर 1949 के दिन। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग बनाते, नवंबर 26, दो डेट है ना, 26 नवंबर संविधान दिवस, 26 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये सब नहीं बनने वाला प्रश्न, फिर भी आप दिमाग में तो रखे रहो, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। अब कुछ बड़ी समिति है, उनके अध्यक्ष है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया है तो ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट को बांटा जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के कुछ लीडर भी असाइन किए जाएंगे। तो वो लीडर के नाम आपको याद रखना है। पहला है संघ शक्ति समिति, ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास था। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जहां प्रांत आता है, प्रांतीय में सरदार वल्लभ भाई पटेल चले जाएंगे। लेकिन संघ के मतलब भारत है, पूरे भारत की संविधान जो समिति है वो जवाहरलाल नेहरू के पास रहेगा। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास रहेगा। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास है। फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यक जो है।
फिर इसके मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति समिति जो है, इसके दो सब कमिटी भी रहेंगे। पहला है मूल अधिकार उप समिति, ये जेबी कृपलानी के ऊपर, और अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी के पास रहेगा। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने करने वाली जवाहरलाल नेहरू के पास रहेगा। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास रहेगा। ये एग्जाम में बनने की बहुत चांस है। आपको कमेटी, जो कमिटीज है और समिति की कौन अध्यक्ष है, ये नाम याद रखना पड़ेगा। कुछ छोटे समिति भी बनेंगे। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जीवी मावलंकर। कार्य संचालन समिति, तो ये जे डॉक्टर के एम मुंशी के पास आएगा। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। ये याद कर लीजिए, इसको धीरे धीरे करके कैसे भी करके याद करना है आपको। छोटी समिति में भी याद रखना है सब तीन हाँ, चारों। याद रखना, बिल्कुल याद रखिए। ये फैक्ट्स हो गया ना, धीरे धीरे फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं। अब है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगा। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। ये बना है प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। इसका गठन 29 अगस्त 1947, नहीं याद रखना है, छोड़ दो गठन कब हुआ। इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। प्रारूप मतलब क्या होता है? हम लोग ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ये प्रारूप का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे को कुछ लिखना है, एक कहानी लिखना है, ठीक है, एक कहानी लिखना है, तो मैं पहले ड्राफ्ट बनाऊंगा कि पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगा। इंट्रोडक्शन में मेन बॉडी में क्या क्या मैं लिखूंगा, मेन बॉडी को सब 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मेन बॉडी को मैं बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले बॉडी में मैं जो कहानी है, जिस किसी हीरो के बारे में कहानी है या कोई लीडर के बारे में कहानी है, जिस भी इसका मेन पॉइंट है, जो मेन बॉडी है, मेन पॉइंट है, उस मेन पॉइंट, जैसे लीडर के बारे में है, कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में, तो फ्रीडम फाइटर के अर्ली लाइफ के बारे में बात कर लूंगा इसमें। उसके बाद उनके एजुकेशन रिलेटेड बात कर लूंगा। हो सकता है ये जो मेन बॉडी है, ये सब बॉडी में भी डिवाइड हो जाए। तो ये ड्राफ्टिंग है। मैं केवल यहाँ पर कहानी नहीं लिखूंगा, मैं कहानी का केवल ड्राफ्ट लिख दूंगा। यहाँ पर मैं बात करूंगे उनके अर्ली एजुकेशन के बारे में, फिर वो कैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए, तो उसके बारे में यहाँ लिख के रखूंगा, कैसे जुड़े। बाद में ढूंढूंगा, रिसर्च करूंगा, तो यहाँ पर उसको डालूंगा। ये होता है ड्राफ्टिंग। या इस प्रकार से ड्राफ्ट किया जाता है किसी कहानी को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट करने की भी आवश्यकता थी, किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये है ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। ये बना है प्रश्न। इसमें 7 मेंबर थे, इवन 7 मेंबर ही प्रश्न बना है पीएससी वगैरह में। मैं बोलूंगा याद कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। डेट भी याद रख लो और मेंबर भी याद रख लो। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह पूर्वी क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन बम्बई से हुआ, बॉम्बे से हुआ। पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन वो बंगाल, पूर्वी बंगाल चले गया पाकिस्तान के पार्ट के लिए। तो फिर से जो अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ? मुंबई से हुआ। अब इसमें 7 मेंबर में कौन कौन है, ये बना है पीएससी में, मैंने लिख दिया। डॉक्टर अंबेडकर है, गोपाल स्वामी अयंगर मेरे को याद है, अय्यर भी मेरे को याद है, मुंशी में मैं पढ़ा हूँ, बाकी तो भूला भूला लग रहा है। आप याद करिए, सब याद करिए, एटलीस्ट पीछे पीछे का उनका सरनेम सरनेम याद कर लो ना। अयंगर, अय्यर, मुंशी, ये तो याद रहेगा ही। अयंगर, अय्यर, मुंशी। सादुतुल्ला, एन माधव राव, इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। टीटी कृष्णमचारी, 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णमचारी बने। ये 7 मेंबर बॉडी थी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लिखेगा। ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे।
याद रखना, इसको याद रखे रहो। 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे, 22 पार्ट्स, और 8 शेड्यूल्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ था। ठीक। तो 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ था ये प्रस्ताव। देखो, तृतीय वाचन के दौरान अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव ये को प्रस्तुत किया गया और इसको पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था। कुछ प्रोविजंस तत्काल लागू किए गए, लेकिन पूर्ण संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया और उसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्णतः लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी जाती है। अब यहाँ लिखा है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार है। ये नाम में भी प्रश्न बने हैं। ठीक है, अब मैं तो बोलूंगा याद कर ही लो। 15 के 15 महिलाओं के नाम भी याद कर लो। अब व्यापम में बनने की चांसेस तो कम है, लेकिन कर लो। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा नाम याद। इसमें तो कुछ तो बहुत फेमस ही हैं, जिसके नाम आप बहुत बार बार पढ़ोगे। राजकुमारी अमृत कौर हो गया, सरोजनी नायडू हो गया, सुचेता कृपलानी हो गया, ये विजय लक्ष्मी पंडित हो गया, हंसा मेहता हो गई, कमला चौधरी हो गई। ये आप लोग इस हिस्ट्री में ही पढ़ोगे इनके बारे में। संविधान सभा के वाचन नहीं बनेगा व्यापम में। प्रथम वाचन का डेट, द्वितीय वाचन का डेट और तृतीय वाचन का डेट नहीं बनेगा प्रश्न। ठीक है, 3 बार वाचन हुआ, बट ये नहीं बनेगा। वाचन मतलब सिटिंग? वाचन में तो रीडिंग होता है। ओके सर, मतलब संविधान बनने के बाद उसको रीड किया गया। बना नहीं होगा तभी भी रीड करे होंगे। बन कंप्लीट हो सकता है, देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता। मतलब वही जितना बन गया होगा सर, उसको रीड करके सबको, सारे सदस्य को बताने वाला काम टाइप का किए होंगे। हाँ, हो सकता है। क्योंकि कंप्लीट बना है 26 नवंबर 1949 तक। उस जो तृतीय वाचन हुआ है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ है, ये तृतीय वाचन। तो यहाँ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ इस दिन। विशेषताओं में देखोगे तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग में क्या क्या लिखा है वो सब आपको पढ़ना है। अब वर्तमान में 25 भाग है। वर्तमान भारतीय संविधान वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां है। 22 भाग अभी भी है संख्याक में, लेकिन बीच बीच में और पार्ट्स घुसे घुसे हुए हैं, तो वो 25 भाग हो जा रहा है। इसको देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भी आपको याद रखना है। कल एक लिस्ट बनाइए तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से लेकर 22 तक ही होंगे, लेकिन बीच में और भी कोई घुसा होगा। तो टोटल गिनोगे तो 25 हो जा रहा है। 25 भाग, 12 अनुसूचियां। इसका लिस्ट बनाओ, कॉपी में लिखो, और उनके अंदर क्या क्या बातें कही गई है उनको लिखो। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आता है ना कि मूल अधिकार किस पार्ट में है, कौन से भाग में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। तो पार्ट 3 में बात किया गया है। पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में बात किया गया है। पार्ट 4A। अब 4 और 5 के बीच में 4A घुस गया। 4A में क्या कहा गया, किसी को याद है क्या? मूल कर्तव्य। यस, मूल कर्तव्य 4A में घुसा है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में घुस के 25 हो जाएंगे। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट। फिर शेड्यूल भी है। शेड्यूल 1 से 12 है, और हर एक शेड्यूल में कुछ ना कुछ बातें कही गई है। किसमें पंचायत के बारे में बात कही गई है,
किस में सैलरीज के बारे में बात की है, किस में ओथ के बारे में बात की है, किसी में राज्यों को विशेष दर्जा के बारे में बात किया गया है। ये सब बनता है प्रश्न, पीएससी में बना है। व्यापक में बन सकता है यार, टफ करना तो यही तो करेगा और क्या करेगा, याद करके रखिए लेकिन ये सबको। ये सब कोई काम करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आंतरिक स्रोत भी है और बाह्य स्रोत भी है। बाह्य स्रोत में क्या क्या है, ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो इसमें मेन याद रख लो, जैसे ब्रिटिश 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 कॉन्स्टिट्यूशन से संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो लिखा है। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब विधि का शासन इंपॉर्टेंट है, ये रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कुछ बोलते हैं, विधि का शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से आर्टिकल में भी दिखाई देता है, ये भी पूछा गया है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में देखोगे तो राष्ट्रपति के पास पावर बहुत कम है, वो ब्रिटेन के पास से लिया गया है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेसिडेंट को ले लेते हैं तो इतना पावरफुल रहेगा, यहाँ का अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है सबसे पावरफुल पर्सन होता है। ठीक है, तो निर्वाचन कहीं और से लिया होगा, निर्वाचन प्रणाली कहीं और से लिया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल में, और उसके पावर ब्रिटेन से लिया गया है। उसकी स्थिति, राष्ट्रपति की स्थिति लिखा है ना। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा इंग्लिश हिंदी में पढ़ लीजिएगा। निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, महाभियोग मतलब प्रेसिडेंट को किस प्रकार से हटाना है, किस प्रकार से निर्वाचित करना है, ये यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए से लिया गया है। इसको भी एक टेबल बनाना पड़ेगा आप लोग को, बिना टेबल बनाए नहीं होगा, ये सब याद करना है, क्योंकि ये पूरा याद रखना है कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन कहाँ से आया है, ये याद करना पड़ेगा, इतना आसानी से याद नहीं होता है। आपको याद करना पड़ेगा। जैसे समवर्ती सूची कई बार एग्जाम में बना है। 3 प्रकार की सूची होती है ना। एक होती सूची मतलब लिस्ट ऑफ लॉज, जैसे कि संघ सूची, संघ सूची में वो नियम, कुछ कुछ ना लिस्ट, इस लिस्ट में कुछ ना कुछ शब्द लिखे हैं, उन शब्दों पे कौन कानून बनाएगा। जैसे फॉरेस्ट लिख दिया, फॉरेस्ट एक शब्द हो गया, अब फॉरेस्ट पे कानून कौन बनाएगा, एजुकेशन पे कानून कौन बनाएगा, ठीक, लॉ एंड ऑर्डर पे कौन कानून बनाएगा। तो ये सब संघ सूची, राज्य सूची में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार कौन से विषय पे कानून बनाएगी, विषय लिखा है। संघ सूची में वो सब्जेक्ट लिखे होंगे जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। वैसे एक समवर्ती समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में जो शब्द या विषय लिखे होंगे, उन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, संघ को भी है, राज्य को भी है। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदन, संसद में 2 सदन की कभी कभी संयुक्त बैठक भी होती है, ज्वाइंट सिटिंग, तो ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजंस के बारे में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, अब जब आपातकाल, जब इमरजेंसी हमारे देश में लगेगा तो जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेंगे, बनते हैं। तो आप धीरे धीरे करके याद रखिए, कम से कम इतना ही याद रख लो, और भी कुछ कुछ है इसमें, मेन मेन को लिख दिया है, तो इतना ही याद रख लो। तो यहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट किया गया है, और एक कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट भी, ब्रिटिश द्वारा जो बनाए गए एक्ट भी हैं, जैसे 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, इसके भी बहुत सारे प्रोविजन आपको दिखेंगे, बहुत सारे प्रोविजन 1935 का जो एक्ट है उस एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, भारत का संविधान ना तो अत्यधिक लचीला और ना ही अत्यधिक कठोर है, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है, दोनों का मिक्सचर है इसमें। कठोर और लचीला का मतलब क्या होता है,
कठोर वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें अमेंडमेंट करना बड़ा मुश्किल हो, और फ्लेक्सिबल वो है कि जिसको आसानी से आप सुधार कर सकते हो, जहां आपको लगे कि यहाँ कुछ सुधार की आवश्यकता है तो तुरंत अमेंड हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में तुरंत अमेंड हो जाए, वो लचीला और कठोर के तहत होगा। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है, एक विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन। इसके अलावा एक और भी है जिसमें आप नॉर्मली मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, जिसको 368 के तहत नहीं माना जाता, आगे देखोगे आप लोग, वो बहुत आसान होता है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। अमेरिका में दो तरह के सिटीजनशिप होते हैं, राज्यों की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, हम सब भारत के नागरिक हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के नागरिक या यूपी के नागरिक या बिहार के नागरिक नहीं है, हम लोग एक जगह के नागरिक हैं, भारत के नागरिक। इसीलिए हमको हक है, हम कहाँ पूरे भारत में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, उद्योग धंधे कर सकते हैं, काम काज कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। ये हो गया सिटीजनशिप। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वोटिंग राइट की बात कही गई है, और वोटिंग करने का अधिकार सबको है, सबको। ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक जाति वाले ही वोट करेंगे, जो बड़े लोग हैं वही वोट करेंगे, जमींदार लोग ही वोट करेंगे, सब करेंगे, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर, सबको मतदान का अधिकार है। तो पहले मतदान का अधिकार इनिशियली 21 वर्ष को रखा गया था, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 18 वर्ष कर दिया गया। ये याद रखे रहना, 1989 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 वर्ष की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। सर इसमें जैसे कभी भी सर ये अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हाँ, जैसे 61 संविधान संशोधन, तो अपन अगर 61 को भी याद रखेंगे तो 1989 उसमें दिया ही होगा ना सर क्वेश्चन में। दिया हो सकता है, लेकिन कभी अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिए तो कब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन में 1889, 1890, 1892, 1879 कर देगा, वो 61वें तो देगा ही नहीं, कब कर दिया गया अच्छा। है ना। तो ऐसे ऑप्शन ठीक देगा, है। ऑप्शन ए 1989, 1979, 1978, ऐसे चार ऑप्शन। डेट भी याद, ईयर भी याद रखो। अब ये तो आप जुडिशरी में अलग से पढ़ोगे ही सबको, सुप्रीम कोर्ट एक होता है, हाई कोर्ट की संख्या अभी वर्तमान में 25 है। ठीक है, जिला कोर्ट हर एक जिला में संभवतः होता है। ये अभी लिख दिया है, सबको अलग से पढ़ना ही है, हर सबके अलग अलग पार्ट है, सबको अलग से पढ़ोगे ही। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व के बारे में बात की। संविधान के पार्ट 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का प्रावधान है, इनकी संख्या वर्तमान में 6 है। जो नीति निदेशक तत्व है, ये भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51, रट लीजिएगा, रटना है इसको। 12 से 35 में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 टू 35 में, आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी है। मूल कर्तव्य को 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। ये डेट भी पूछा है, अमेंडमेंट भी पूछा है, अमेंडमेंट 42nd है, ईयर है 1976। कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पे लाया गया था। इमरजेंसी प्रोविजन भी आप आगे देखोगे, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 4 जोड़ दो 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 4 और जोड़ो 360। ठीक, हमारा जो राज्य है वो सेकुलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष राज्य, हमारे राज्य का कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि हम सारे धर्मों को मान के चलते हैं। भारत का कोई एक धर्म नहीं है, कोई धार्मिक राज्य नहीं है, पाकिस्तान एक धार्मिक राज्य था। यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा, भारतीय संविधान की विशेषताएं में, विशेषताएं जो है इसको नोट कर लीजिएगा।
26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125 जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 नवंबर जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान का के महत्व का प्रसार के लिए चुना गया। 26 नवंबर के दिन को संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया है। उसका पीछे की कहानी हिस्ट्री में देखोगे। अभी कुछ प्रश्न है, इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना के इसको पढ़ते जाइए। जैसे एक प्रश्न बना है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया, ये प्रश्न बना है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इस तरह के प्रश्न बने हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था, लागू की बात नहीं, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, संचालन समिति के अध्यक्ष को मैचिट करना है, संघ संविधान समिति को मैचिट करना है, प्रारूप समिति और प्रांतीय संविधान समिति को मैचिट करना है। इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? ये पढ़े हो भी आप लोग। तो कुछ प्रश्न भी सॉल्व करिए। इसके प्रस्तावना को भी आज ही खत्म कर लेते हैं, छोटा सा है। इतने में किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक। आज मैं सोचा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोग का टेस्ट लूंगा, बट आज नहीं ले रहा हूँ। अब 2-3 चैप्टर मिला के एक साथ लूंगा। 2-3 चैप्टर हो जाए, आज ही ये खत्म हो गया तो कल लूंगा फिर। और जब तक आप लोग आंसर नहीं करोगे तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा, आपका सिलेबस वहीं रुके रहेगा। प्रस्तावना, व्हाट इज प्रियम्बल? प्रस्तावना वही है जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उसी को प्रियम्बल के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था। स्टार्टिंग में वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्य, सरकार का स्वरूप, भारतीय संविधान के स्रोत, संबंधित प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि संक्षेप में उल्लेख है। ओके। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान, जो कि प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। कहां से ली गई है? यहां से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव दिखता है। लिया तो गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन इसके जो लैंग्वेज है उसका जो प्रभाव है वो ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 42nd अमेंडमेंट से 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द
मूल संविधान में नहीं थे। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जब उसे अडॉप्ट किया गया था 1950 में, लागू किया गया, सॉरी लागू किया, तब ये तीन शब्द नहीं थे। इनको 1976 में ऐड किया गया है। तो ये प्रश्न कैसे बना है, एक बार पीएससी में बना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक लिखा हुआ था, ये प्रस्तावना लिखा हुआ था चारों ऑप्शन में थोड़े थोड़े, कौन सा प्रस्तावना मूल संविधान में था। तो ऑप्शन ए में समाजवादी से रिलेटेड कुछ लिखा था, ऑप्शन बी में पंथ निरपेक्ष से कुछ लिखा था। जैसे आप लोग प्रस्तावना देखोगे, ये प्रस्तावना लिखा है यहाँ पर। जैसे मैं एक लाइन लिख दिया, ऑप्शन ए में इसको लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये ऑप्शन ए बना दिया। तो समाजवादी तो जो शब्द है, अच्छा इसमें नहीं है ना समाजवादी, ये इसको लिख दिया ऑप्शन ए। एक सेकेंड, ऑप्शन ए में ऐसे बना दिया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये ऑप्शन ए है। तो इसमें समाजवादी शब्द आ गए हैं, तो ये तो नहीं रहा होगा मूल संविधान में, तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन टू में पंथ निरपेक्ष के साथ ले लो, ये पंथ निरपेक्ष यहीं पर है, ऐसा करके कुछ ना कुछ वो लिखा था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है करके आया था, तो ऐसा स्टेटमेंट सही होगा जिसमें ये तीनों नहीं रहे होंगे, समाजवादी भी शब्द नहीं रहा होगा, पंथ निरपेक्ष का भी उल्लेख नहीं किया गया होगा, और अखंडता का भी उल्लेख नहीं किया गया। तो ये प्रश्न बने हैं पीएससी में। तो मैं उतना तो आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, आप इतना शब्द याद रखिए कि कौन से शब्दों को 1976 के 42nd अमेंडमेंट द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को डाला गया था। प्रस्तावना के मुख्य तत्व। संविधान का स्रोत, हम भारत के लोग अर्थात जनता संविधान के स्रोत है। संविधान का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। ये हमारे संविधान का स्वरूप है। संविधान संविधान का उद्देश्य क्या है, तो न्याय देना, तीन प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, न्याय तीन प्रकार के जस्टिस का उल्लेख किया गया है। न्याय के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो न्याय के तीन प्रकार का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है। अब इसमें बहुत डिटेल में दिया है कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा है स्टार्टिंग में, और आत्मर्पित करते हैं, अर्थात भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को बनाया गया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, 1 मिनट। हेलो। इस टॉपिक से एक पेज का नोट्स बनेगा आपका, एक पेज का, कि हम भारतीय ये हम भारत के लोग, ये सबसे कोई प्रश्न तो बनने वाला नहीं है। बस इतना याद रखिए कि ये भारतीय जनता को समर्पित है, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके जो लिखा है, और लास्ट में लिखा है इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।
सॉवरिन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब मैं बताया कि वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कोई हमारे ऊपर आंतरिक या वैदेशिक मामले का दबाव नहीं है। कोई विदेशी, जैसे 1947 के पहले, आजादी के पहले, स्वतंत्रता के पहले ब्रिटेन का पूरी तरह से कंट्रोल था, बाहरी शक्ति का पूरी तरह से कंट्रोल था, लेकिन अब कोई कंट्रोल नहीं है हम पे। वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। बस इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, मतलब बस पूछेगा। समझ में आया क्या? यस सर। जहां पर नहीं समझ आया तुरंत पूछ लीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन का मतलब क्या है? वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। अभी आप अपने आप को देखोगे तो आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आप नहीं हो, क्योंकि वी आर यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। पेरेंट्स पे डिपेंडेंट करते हो, दादा दादी नाना नानी के डिसीजंस के कहीं ना कहीं आप रिस्पेक्ट करते हो और उनको मानते होगे। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो, है ना? इवन एजुकेशन के लिए भी जो पेरेंट्स बोले होंगे वही आप कर लिए होगे। तो आप पे एक बाहरी शक्ति का दबाव है, लेकिन कुछ सालों बाद आपकी जॉब लग जाएगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हो जाओगे, तो अपने डिसीजन आप स्वयं ले पाओगे। कुछ साल बाद, मतलब बहुत साल बाद, अभी सिर्फ जॉब लगने के बाद स्वतंत्र नहीं हो जाओगे, पेरेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा शादी तक। शादी के बाद आप थोड़ा इंडिपेंडेंट होगे, अपना खुद का घर लेने का डिसीजन ले पाओगे, कहाँ लेना है, कहाँ शिफ्ट होना है, कहाँ रहना है, कहाँ अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, ये आप वहां पर स्वतंत्र होगे, तब जाके आप सॉवरेन होगे। बट सॉवरेन का मतलब बाहरी शक्ति से है ना, हम किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। जितने भारत के लिए पॉलिसी बनती है वो भारतीयों को देख के बनती है। फिर सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वो संपत्ति या संसाधनों की समानता से हो संबंधित हो। फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा की अवसर की समानता। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है। समाजवाद पूरी तरह से हम लोग एक्सेप्ट अडॉप्ट नहीं किए ना। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? एक पूंजीवादी विचारधारा है और एक समाजवादी विचारधारा है इकोनॉमिक्स में। कैपिटल, एक सेकंड, हेलो, मेरा बात हुआ है उनसे अभी, बात तो मेरा हो गया है, ठीक है। एक पॉइंट उसमें ऐड करो जो भेजे हो, ठीक है। एक उस तंत्र बहुत सारे राज्यों को जीत ली थी ना। अब उन जीते हुए राज्यों क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, प्रशासन कौन करेगा? पहले राजा को बैठा देते थे उन लोग, इस क्षेत्र को जीते वहां किसी राजा को अपॉइंट कर दिए, अब वहां डायरेक्ट रूल कर रहे हैं। सर तो उनका इनकम कहाँ से आ रहा है सर? उनको रेवेन्यू, भी तो लैंड रेवेन्यू। अगर अच्छा, लैंड रेवेन्यू से लैंड आने रेवेन्यू, लगा और ट्रेड वाला बंद कर दिया पूरा कंप्लीट। ट्रेड अब सबके लिए खुल गया है, अब ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आके भारत में डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है। ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी ही ना सर उस समय भी? हाँ थी ना, वो तब तक रहेगी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति तक रहेगी, उसके बाद भी रहेगी बट नाम चेंज हो जाएगा, अब वो क्राउन के अंडर में आ जाता है सीधा वो 1858 से। हो गए। मतलब वही 1833 के बाद अपना जो मोनोपोली था कंप्लीटली एंड कर दिया गया, लेकिन हाँ ट्रेड था। हाँ, ट्रेड तो और जो करेगा, ट्रेडिंग तो चलते रहेगा, क्राउन, इनफैक्ट ट्रेडिंग 1947 तक चलेगा। ऐसा नहीं कि 47 57 के बाद से ट्रेडिंग खत्म हो गया, कंपनी थी, व्यापार कर रही थी। आज भी कई ब्रिटिश के कंपनी भारत में व्यापार करती है, लेकिन अब वो परमिशन लेके, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेके व्यापार कर रहे हैं। जैसे अमेरिका की कंपनी अमेजोन है, ट्रेडिंग तो कर, यहाँ पर व्यापार तो कर रही है ना, एक प्रकार से। अब अमेजोन का बहुत कुछ चलता है, नॉट ओनली जो शॉपिंग वाला है, मतलब ऐप के माध्यम से हम शॉपिंग करते हैं, बस वो नहीं चल रहा है, उसका एंटरटेनमेंट में आ चुका है। वो वेबसाइट होस्ट और सर्वर भी प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत तरह से अमेजोन काम कर रहा है भारत में। ऐसे बहुत सारी कंपनी है भारत में आके वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मात्र वो कंपनी के हैसियत से ही काम करती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैसियत से कोई काम नहीं कर रही। ओके सर। ठीक है, इवन फॉरेन, इवन उनको वोटिंग राइट नहीं रहता, जो बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है, उनको वोटिंग का राइट नहीं है। वो यहाँ पर सम एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेस कर सकती, ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया गया है। आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते,
ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दी हुई है। ठीक है, आगे कल से करते हैं। आज एक इंग्लिश का रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं भेजूंगा, उसको भी देखिएगा व्यापम के हिसाब से, जो भी पॉइंट्स है मैं डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, थोड़ा लेट भी हो गया, मेरे को जाना है अभी। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी को, कल मिलते हैं।